जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा अभी टॉपिक चल रहा है भारत का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारतवर्ष के बारे में, प्राचीन भारत, पुरातात्विक स्रोत और आगे है अभिलेख। उसके बाद दोस्तों साहित्यिक स्रोत। दोस्तों, आज हमें साहित्यिक स्रोत दोस्तों पढ़ना है। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए साहित्यिक स्रोत को देखते हैं कि इसमें क्या जानकारियाँ हमें मिलती है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को दोस्तों देखते हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध एवं जैन साहित्य। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों लौकिक साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, साहित्यिक रचनाएं आदि है। चलिए दोस्तों, धार्मिक साहित्य में वेद के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ ऋग्वेद है। चलिए दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन व बड़ा वेद, सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले महर्षि को होत्र अर्थात होता कहा जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय एवं कौशितिकी। अगला है दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, उषा, अदिति एवं सूर्य आदि देवी देवताओं का उल्लेख है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ऋग्वेद का प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, सावित्री देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति एवं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति। आगे आता है दोस्तों यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद का मतलब यज्ञ की विधि। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अगला है दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज देखते हैं। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण को शतपथ कहा जाता है। अगला है दोस्तों सामवेद, गाई जाने वाली ऋचाओं का संग्रह। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश एवं जैमिनी माने जाते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। इसमें ऋचाओं का सस्वर गायन होता है। अगला है दोस्तों अथर्ववेद, सबसे नया वेद। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद एवं लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है।
यह वेद अथर्वा नामक ऋषि द्वारा रचित है एवं इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था, अतः इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की भाषा संस्कृत है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन एवं शुंग वंश से है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। आगे दोस्तों देख लेते हैं महाभारत। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। कहीं क्वेश्चन में पूछ देगा कि पंचम वेद किस महाकाव्य को कहा जाता है, तो दोस्तों आंसर में दे सकते हैं पंचम वेद महाभारत को बोल सकते हैं। अगला है दोस्तों महाभारत का अन्य नाम जय संहिता भी है। अगला महाकाव्य है रामायण। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुई। उपनिषद। अगला महाकाव्य है उपनिषद। उप का अर्थ समीप और निषद का अर्थ बैठना। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जिसमें गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को सीखा जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 है जिसमें 12 उपनिषद प्रामाणिक माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। दोस्तों सत्यमेव जयते हैं जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला महाकाव्य दोस्तों वेदांग। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग 6 है। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। अगला है दोस्तों ऐतिहासिक अन्य मुख्य ग्रंथ। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी से कश्मीर के राजवंशों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगम। दोस्तों आगम ये जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र। दोस्तों ये एक पुस्तक है जैन धर्म का इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित। दोस्तों ये इतिहास है जैन धर्म का जिसे कल्पसूत्र कहते हैं। इनकी रचना भद्रबाहु द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी संस्कृति भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है संस्कृति भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन थी। दोस्तों लिख सकते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। लिख सकते हैं दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अगला है दोस्तों अष्टाध्यायी से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे दोस्तों देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। अच्छे से रख लेते हैं। यूनानी रोमन लेखक हेरोडेटस। हेरोडेटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है। इन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है जिसमें मौर्य काल की जानकारी अवगत होती है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। अगला है दोस्तों टॉलमी।
दोस्तों टॉलमी भी है, यूनानी रोमन लेखक है। तो इनकी रचना है भारत का भूगोल। टॉलमी की रचना है भारत का भूगोल। आगे है दोस्तों प्लिनी। इसने नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के पेड़ पौधे एवं पशुओं का उल्लेख मिलता है। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं चीनी लेखक। दोस्तों इन्हें तो हम जानते ही होंगे, फाहियान। चीनी लेखक हैं दोस्तों पहले फाहियान। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश के राज दरबार में आया था। दोस्तों अगला पॉइंट है फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच 15 वर्ष तक भारत में रहा। अगला लेखक है दोस्तों हेनसोंग। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उस समय कुलपति शिलभद्र जी थे। अगला है दोस्तों इनकी रचना सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। हेनसोंग की रचना सीयू की नाम से भी प्रसिद्ध है। हेनसोंग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों अरबी लेखक अल-बरूनी। यह तुर्की शासक महमूद गजनी के साथ भारत आया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद, इसका एक और नाम है दोस्तों तहकीक-ए-हिंद, जिसका मतलब है दोस्तों भारत की खोज। अल-बरूनी ने भारत की खोज पुस्तक लिखी। इब्न बतूता, यह 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत यानी कि दिल्ली आया, जो मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला नामक से प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं किया गया, उसी काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं एवं पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। अगला है दोस्तों पॉइंट आद्य ऐतिहासिक काल। दिखाई नहीं दे रहा है अब। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल की लिखित लिपि तो है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली या उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। अगला है दोस्तों ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास लिखित संसाधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक व साहित्यिक विवरण उपलब्ध है तथा लिपि पढ़ने में सफलता भी मिली है। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। अगला है दोस्तों पूरा पाषाण काल। इस काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें पॉइंट है दोस्तों सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लव नामक स्थान से इतिहास का पहला उपकरण प्राप्त किए, जो हाथ से चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी थी। अगला है दोस्तों पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका एकमात्र आधार शिकार था। आग का आविष्कार मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग का आविष्कार मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में किया। अगला है दोस्तों पहिए का आविष्कार मनुष्य ने
नवपाषाण काल में किया। दोस्तों ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला है दोस्तों, मनुष्य ने अस्थायी रूप से रहना नवपाषाण काल में किया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हो चुका है। दोस्तों इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। ये भी दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया, जिससे कुल्हाड़ी का प्रयोग औजार के रूप में किया गया। कृषि का कार्य नवपाषाण काल में हुआ। कृषि की सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। दोस्तों ये इतना जो है टोटल, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए दोस्तों इसे हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों नया नया नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि दोस्तों फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियो आपको मिले। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।